हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक कार्डियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हार्ट ब्लॉक क्या होता है? हार्ट ब्लॉक इज अ प्रॉब्लम विद द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। सो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में, कंडक्टिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। हार्ट का हमें पता है, हार्ट का अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और हार्ट ब्लड को बॉडी में पंप करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम में क्या क्या आता है? सिस्टम दैट कंट्रोल्स द रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट बीट। सो हार्ट का जो रेट है, हार्ट रेट, वो कौन कंट्रोल करता है? हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम। और हार्ट में क्या रिदम होगी, ये भी हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। सो हार्ट ब्लॉक क्या है? हार्ट ब्लॉक इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का, उसमें प्रॉब्लम होना ही हार्ट ब्लॉक है। हार्ट ब्लॉक क्या है? इज अ टाइप ऑफ ब्रेडिकार्डिया, जिसमें हार्ट रेट या फिर हार्ट बीट क्या हो जाती है? टू स्लो हो जाती है। सो ब्रेडिकार्डिया इज स्लो हार्ट रेट। सो हार्ट ब्लॉक बेसिकली वही है जिसमें हार्ट रेट क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। It involves the partial or complete interruption of impulse transmission from atria to the ventricles. सो ये डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज ये रफली मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है हार्ट का। सो ये हार्ट का जो अपर चेम्बर है ये क्या है? एट्रिया। और ये जो लोअर चेम्बर्स हैं हार्ट के, ये क्या है? वेंट्रिकल्स। सो हमें पता है हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, एसए नोड जो कि प्राइमरी पेस मेकर होता है हार्ट का, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जनरेट करता है, जिससे एट्रिया में इम्पल्सिस स्प्रेड होती है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बाद में एवी नोड जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, वो इन इम्पल्सिस को रिसीव करता है, कंडक्ट करता है और वेंट्रिकल्स में स्प्रेड करता है, जिससे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर इस इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन सिस्टम है इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिस्टर्बेंस आती है, जिससे कि जो इम्पल्सिस एसए नोड से तो ट्रेवल हो गई एट्रिया में, लेकिन एट्रिया से आगे अगर एवी नोड से इम्पल्सिस ट्रेवल नहीं हो रही वेंट्रिकल्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एवी ब्लॉक या फिर सिंपली हार्ट ब्लॉक। वैसे तो हार्ट ब्लॉक में ऐसे ब्लॉक भी होता है, बट हम मेनली जो मेन टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक है जो कि कॉमनली और सीवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, उसको हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं एवी ब्लॉक। सो एवी ब्लॉक, जिसको हम सिंपली हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, occurs when the conduction of the impulses through the AV nodal or bundle of his areas decrease or stop and delays ventricular depolarization. So क्या होता है? या तो impulses अपर चेम्बर से लोअर चेम्बर में कुछ impulses ट्रांसफर हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल हार्ट ब्लॉक। अगर सारी ही इम्पल्सिस, मोस्ट ऑफ द इम्पल्सिस अपर चेम्बर से लोअर चेम्बर में, मीन्स एट्रिया से वेंट्रिकल में ट्रांसमिट नहीं होती, तो हम उसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेंट्रिकल्स जो हैं, लोअर चेम्बर्स जो हैं हार्ट के, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। सो चलो अब पढ़ते हैं हार्ट ब्लॉक होने से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि इस पर्सन को क्या देख के पता लगा सकते हैं कि इस पर्सन को हार्ट ब्लॉक हो सकता है। सो हार्ट ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है? वेंट्रिकल्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट मीन्स हार्ट जो है प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा बॉडी में। अगर हार्ट प्रॉपरली बॉडी में ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो वो क्या होगा? लो कार्डियक आउटपुट, और हमारे टिश्यूज़ को, हमारी बॉडी को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो परफ्यूजन उन्हें प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होएगी क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपरली टिश्यूज को नहीं मिल पा रही। लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड का जो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट लेस है, तो क्या होगा? ब्लड का जो प्रेशर होगा आर्टरीज में वो भी लो होगा। सो लो ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या हो सकता है? वीक पल्स, जो हमारी पल्स है वो बहुत ही वीक होगी, या फिर कई बार अगर ज़्यादा सीवियर हार्ट ब्लॉक है, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है, तो नो पल्स बिल्कुल फील नहीं भी होगी। देन कोल्ड फील होगी, पर्सन की स्किन, पर्सन कोल्ड फील करेगा, स्वेटी फील करेगा, उसको स्वेटिंग होगी। मेंटल स्टेटस भी चेंज हो सकता है प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने से, लो टिश्यू परफ्यूजन होने से। पाल्पिटेशंस, हार्ट बीट इरेगुलर भी हो सकती है, पाल्पिटेशंस भी हो सकते हैं पर्सन को। डिजी स्पेल्स और फेंटिंग, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो पर्सन को चक्कर भी आ सकते हैं, फेंट भी हो सकता है, डिजी फील करेगा, नोजिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग सेंसेशन भी आ सकती है। सो ये थे सिम्टम्स। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल कंडक्शन।
नॉर्मल कंडक्शन, हार्ट ब्लॉक पढ़ने से पहले, कंडक्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम पढ़ने से पहले हम नॉर्मल कंडक्शन क्या होता है हार्ट में वो पढ़ते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट नहीं है तो विद ईच हार्ट बीट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम टॉप ऑफ द हार्ट टू द बॉटम ऑफ द हार्ट, जिससे क्या होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है। सो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये एसए नोड। सो एसए नोड क्या है, प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। प्राइमरी पेस मेकर मीन्स यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो जनरेट होंगी। सो मैं इतना डिटेल में नॉर्मल कंडक्शन में नहीं जाऊँगी बिकॉज इसमें ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना चुकी हूँ, सो वो आप देख सकते हैं। इसमें मैं जस्ट एक ओवरव्यू बताऊँगी कि नॉर्मली हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे कंडक्ट होती है और हार्ट में कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ताकि हम हार्ट ब्लॉक को समझ सकें। सो एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, सो पूरे एट्रियम में स्प्रेड हो जाती है। जब एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होकर पूरे एट्रियम में स्प्रेड होती है, सो एट्रिया क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बाद में यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है कौन कंडक्ट करता है, यहाँ पर सेकेंडरी पेसमेकर प्रेजेंट है। कहाँ पर, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये एवी नोड जो इम्पल्सेस एट्रियम में स्प्रेड हुई है उनको कंडक्ट करता है, मीन्स रिसीव करता है। एंड आगे ये बंडल ऑफ हिस के थ्रू लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में स्प्रेड करता है। सो ये बंडल ऑफ हिस है एंड ये है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक LBB एंड देन परकिंजे फाइबर्स। एंड देन ये जो परकिंजे फाइबर्स हैं यहाँ पर, ये पूरे में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये कंडक्ट हो जाती है और स्प्रेड हो जाती है, जिससे क्या होता है, जब एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड परकिंजे फाइबर्स में जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्प्रेड हो जाती हैं तो क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो ब्लड है वो हार्ट से किस में जाता है, आयोटा में एंड देन पूरी बॉडी में। सो ये नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप होता है। सो यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं कि कैसे नॉर्मल कंडक्शन होती है। अब हम पढ़ेंगे मेन कॉजेज ऑफ हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्यों होता है, इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। कुछ होते हैं कंजेनाइटल जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं। सो कॉन्जेनाइटल क्या हो गए, बर्थ से ही हार्ट में कोई डिफेक्ट होगा, हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम है एसए नोड या फिर एवी नोड में कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई इंजरी की वजह से बर्थ से ही हार्ट ब्लॉक की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड में क्या हो सकता है, जैसे कि इंक्रीज्ड वेगल टोन ऑफन सीन इन एथलीट्स। एथलीट्स में क्या होता है, बेसिकली अगर आप एथलीट्स में देखेंगे तो उनकी वेगल टोन इंक्रीज होने की वजह से, पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो इंक्रीज एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, उनकी जो हार्ट रेट है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एडल्ट। सो वेगल टोन अगर इंक्रीज है तो हार्ट ब्लॉक उसमें देखने को मिल सकता है। पोस्ट एमआई मीन्स हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर हार्ट अटैक के बाद भी हार्ट ब्लॉक देखने को मिल सकता है। हार्ट अटैक क्यों हुआ, कि जो हार्ट के जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक की वजह से क्या हुआ है, वहाँ पर मसल में इंजरी हो चुकी है, हार्ट के मसल में, मे बी एवी नोड में या एसए नोड में या कोई भी पेस मेकर के जो सेल्स हैं वहाँ पर अगर कोई इंजरी होती है या फिर इस्कीमिया होता है तो उन सेल्स में अब नॉर्मेलिटी आने की वजह से हार्ट ब्लॉक हो सकता है। मायोकार्डाइटिस, जो हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से भी क्या हो सकता है, हार्ट के जो पेसमेकर सेल्स हैं वो भी वीक हो सकते हैं, उनमें भी कोई एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। जैसे कि लाइम डिसीज में होता है। लाइम डिसीज क्या है, एक डिसीज है जो कि टिक की बाइट से होती है। अगर टिक बाइट से इन्फेक्टेड डिसीज हो गई है जैसे कि लाइम डिसीज, वो भी मायोकार्डाइटिस कोज कर सकती है और हार्ट ब्लॉक की प्रॉब्लम हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जैसे कि हाइपरकैलेमिया में भी हार्ट ब्लॉक देखने को पाया जा सकता है। देन है एवी नोडल ब्लॉकिंग ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि क्या करते हैं, एवी ब्लॉक कर सकते हैं या फिर हार्ट ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स भी क्या करते हैं, हार्ट रेट को स्लो करते हैं, तो ये भी हमारे एवी नोड पर अफेक्ट डालते हैं जिससे कि हार्ट ब्लॉक हो सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डाइजॉक्सिन, एमियोडेरोन एंड मैग्नीशियम, ये सभी ड्रग्स क्या है, एवी नोड ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं। सो इनकी वजह से भी हार्ट ब्लॉक हो सकता है। अगर मेडिकेशंस की वजह से हार्ट ब्लॉक हो रहा है, फर्स्ट डिग्री या फिर सेकंड डिग्री या कोई भी हार्ट ब्लॉक हो रहा है, तो डॉक्टर्स इन मेडिकेशंस में चेंजेस कर देते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं। देन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो कि इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जिससे हमारे स्किन में, जॉइंट में, हार्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, SLE एंड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस दोनों ही
ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं, इनकी वजह से भी हार्ट ब्लॉक हो सकता है। सो अब हम मेन जो हार्ट ब्लॉक है और हार्ट ब्लॉक के जो टाइप्स हैं, एवी ब्लॉक, मेनली जो एवी ब्लॉक के टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टाइप्स के हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री में अगेन 2 टाइप का आता है, टाइप 1 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड टाइप 2 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। टाइप 1 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को मोबिट्स टाइप 1 या फिर वैंकेबैक एवी ब्लॉक भी बोलते हैं। टाइप 2 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को मोबिट्स टाइप 2 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक या फिर एवी ब्लॉक भी बोलते हैं। सो इनको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। सो अगर आप इसको केयरफुली सुनेंगे तो ये इतना टफ नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है? अगर हम फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे सो सेकंड ज़्यादा सीवियर है, फर्स्ट इतना सीवियर नहीं है। सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो थर्ड ज़्यादा सीवियर है। सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है? occurs when all the atrial impulses are conducted successfully through the AV node into the ventricles at a rate slower than normal. So अभी एक डायग्राम की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो रफली मैं एक हार्ट का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। सो ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। सो ये राइट एट्रियम में जो हमारा प्राइमरी पेसमेकर है वो कहाँ पे है? यहाँ पे SA नोड, ये AV नोड है एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में। ये बंडल ऑफ हिस, ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और ये सपोज परकिंजे फाइबर्स हैं। रफली मैंने एक ड्रॉ किया है। सो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होता है? SA नोड फायर करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, एट्रियम में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस स्प्रेड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो नॉर्मली एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, देन उसके बाद एवी नोड, SA नोड से किसने रिसीव करना है इंपल्सेस को? कंडक्ट किससे करना है? एवी नोड ने। लेकिन एवी नोड क्या करता है यहाँ पर? एवी नोड SA नोड से जो इंपल्सेस रिसीव कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, वो बहुत ही स्लो रिसीव कर रहा है। नॉर्मल से स्लो रिसीव करता है, नॉर्मल से स्लो रेट पे कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से SA नोड से इंपल्सेस तो सारी कंडक्ट हो जाती हैं एवी नोड में, लेकिन स्लोली होती हैं। जैसे नॉर्मल जो टाइम पर हो रही थी उससे स्लो होती हैं, एंड देन आगे एवी नोड फिर इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर देता है और एट्रिया जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि SA नोड से एवी नोड में जो इंपल्सेस कंडक्ट होने में जो टाइम लगा, जो एवी नोड ने इंपल्सेस को कंडक्ट करना था वो स्लोली कंडक्ट किया। So first degree heart block occur when all the electrical impulses are conducted successfully. So first point क्या है? सारी ही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कंडक्ट हो जाती हैं AV नोड से into the ventricles but at a rate slower than normal. लेकिन स्लोअर देन नॉर्मल से स्लो रेट पर कंडक्ट होती है। सो इससे क्या होता है? ECG में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, अभी हम ECG का डायग्राम भी देखेंगे। PR इंटरवल ग्रेटर देन 0.20 सेकेंड्स। जो PR इंटरवल है वो 0.20 सेकेंड से ग्रेटर ज़्यादा होता है, मीन्स एक बिग बॉक्स से या फिर 5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा होता है, ड्यू टू डिलेड कंडक्शन वाया द AV नोड। अभी हम ECG देखते हैं। सो ये क्या है? हमारी नॉर्मल साइनस रिदम। यहाँ पर ये नॉर्मल साइनस रिदम है, इसमें ये P वेव है, ये QRS कॉम्प्लेक्स, ये T वेव, एंड ये दोबारा से साइकिल रिपीट हो रही है PQRS। ये नॉर्मल रिदम है। जो फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक है ECG में वो दिखता नॉर्मल साइनस रिदम जैसा ही है। सो फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक में यहाँ पे आप ये देख रहे हैं P वेव, ये QRS कॉम्प्लेक्स। अब PR इंटरवल क्या होता है? PR इंटरवल होता है बिगिनिंग ऑफ P वेव से लेके स्टार्टिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स तक का ये जो डिस्टेंस होता है। तो ये नॉर्मल कितना होता है? 0.12 सेकेंड से लेके 0.20 सेकेंड तक ये नॉर्मल PR इंटरवल होता है। लेकिन फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक में क्योंकि AV नोड SA नोड से AV नोड में जो कंडक्शन हुई वो हुई तो, लेकिन स्लोली हुई, स्लोअर रेट पे हुई एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो इसलिए क्या है? ये जो PR इंटरवल है ये फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक में, ये हमारा R है, PR इंटरवल ये क्या है? 0.20 सेकेंड से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0.20 सेकेंड। तो ये कैसे पता चलेगा? ये जो हमारा बिग बॉक्स, एक बिग बॉक्स होता है, ये कितने सेकेंड का होता है? ये इक्वल होता है 0.20 सेकेंड, या फिर एक बॉक्स में कितने होते हैं? 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। जो स्मॉलर होता है ये स्मॉलर बॉक्स, ये 0.04 सेकेंड का होता है। सो
जो 5 एक बड़ा बॉक्स है वो 0.20 सेकेंड्स का होता है। तो ये यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो एक बिग बॉक्स है उससे भी बड़ा है, तो ये 0.20 सेकेंड से ग्रेटर है पीआर इंटरवल। सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो जस्ट यही है कि जो पीआर इंटरवल है वो लॉन्गर होगा। सो पीआर इंटरवल ग्रेटर देन 0.20 सेकेंड ड्यू टू डिलेड कंडक्शन बाय द एवी नोड, क्योंकि एवी नोड क्या है, जल्दी से पिकअप नहीं कर रहा है एसए नोड से कंडक्शन, ये क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। देन पीआर इंटरवल मेजरमेंट इज कांस्टेंट। अब ये जो पीआर इंटरवल है ये 0.20 सेकेंड से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी ये जो पीआर इंटरवल है ये 0.20 सेकेंड से ज़्यादा होगा। जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होगा और उतना ही यहाँ पर होगा। तो ये जो इंटरवल का जो गैप है ये कांस्टेंट रहेगा। इंटरवल पीआर इंटरवल जो मेजरमेंट है कांस्टेंट रहेगी। पी वेव्स की जो शेप है वो रेगुलर रहेगी, रेगुलर ही रिदम रहेगा। सो रिदम क्या है, रेगुलर है। सो पी वेव यहाँ पर है तो पी वेव एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, सो ये रेगुलर है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एक है, दो है, तीन है, तो जितनी पी वेव है उतने ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। सो रिदम क्या है, रेगुलर है। सो मोस्टली इसमें साइनस रिदम ही होता है, अगर और कोई रिदम नहीं है, नॉर्मल रिदम नहीं है तो। क्यू आर एस शेप एंड ड्यूरेशन भी नॉर्मल रहता है। जो क्यू आर एस शेप है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी नॉर्मल रहती है 0.12 सेकेंड्स। पी क्यू आर एस रेशियो 1:1, इसका मतलब है पी से लेके क्यू आर एस, अगर एक पी है तो एक ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो रेशियो है वो भी 1:1 रहेगी। 1 पी पे 1 क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक रेयरली कोज एनी सिम्टम्स और प्रॉब्लम। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में कोई सिम्टम या फिर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती यूजुअली, और इसमें कोई ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए होता। तो इसमें हम जस्ट मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट की। हम मॉनिटर करेंगे कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक सेकेंड में या फिर थर्ड में ना कन्वर्ट हो जाए, तो हम रेगुलर फॉलोअप करेंगे और पेशेंट की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। सो ट्रीटमेंट इसमें कोई भी जनरली ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो टेम्पररी, अगर सिम्टम्स है, वैसे तो सिम्टम्स रेयरली देखने को मिलते हैं फर्स्ट डिग्री में। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो टेम्पररी पेसिंग या फिर एक पेस मेकर कंसीडर कर सकते हैं, या फिर अगर जो कोज है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ड्रग्स की वजह से हो रहा है या फिर कोई और अगर इन्फेक्शन है या फिर क्या कोज है उसको भी ट्रीट करेंगे। देन ही पेस मेकर को कंसीडर करेंगे अगर पेशेंट ज़्यादा सिम्टोमेटिक है। देन है सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक। इसमें हमने पढ़ा था कि 2 टाइप है, टाइप 1 सेकेंड डिग्री और टाइप 2। टाइप 1 सेकेंड डिग्री को क्या बोलते हैं, मोबिट्स टाइप 1 या फिर वेंकेबैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, P waves are followed by QRS complex until a P wave fails to conduct to the ventricles। अभी इसको समझते हैं क्या है इसका मतलब। This occurs because of intermittent block of electrical conduction of the AV node and eventually a complete failure to conduct action potential from atria to the ventricles। So again एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो सपोज ये हार्ट का रफली डायग्राम है, ये एसए नोड, एवी नोड और ये आगे ब्रांचेस जो कि कंडक्शन कर रही हैं। सो इसमें क्या होगा, एसए नोड से एवी नोड में कंडक्शन जाएगी। सो एवी नोड क्या करेगा, कंडक्शन को, सपोज फर्स्ट कंडक्शन नॉर्मली एवी नोड ने कंडक्ट कर ली, सेकेंड कंडक्शन में एवी नोड ने और टाइम लगाया, थर्ड कंडक्शन को रिसीव करने में एवी नोड ने और ज़्यादा टाइम लगाया। सो अल्टीमेटली फोर्थ कंडक्शन क्या हुई, एवी नोड ने प्रॉपरली रिसीव नहीं की। सो एवी नोड ने जब फोर्थ कंडक्शन रिसीव नहीं की तो आगे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाए। सो इसमें क्या होगा, P waves are followed by QRS complex until a P wave fails to conduct to the ventricles. This occurs because of intermittent block of electrical conduction of the AV node and eventually a complete failure to conduct action potential from atria to the ventricles. So इसमें क्या होगा, suppose 5 impulses, atrial impulses आई थी, 5 atrial impulses, suppose फर्स्ट atrial impulse आई तो जो एवी नोड है उसने फर्स्ट रिसीव कर ली, सेकंड आई तो एवी नोड ने थोड़ा टाइम लगाया उस इम्पल्स को रिसीव करने में, थर्ड आई तो एवी नोड ने और इम्पल्स को टाइम लगाया, और फोर्थ आई तो और ज़्यादा टाइम लग गया, और जब फिफ्थ आई तो उसने रिसीव ही नहीं की। सो एवरी 4 और 5 एट्रियल इम्पल्स जो है कंडक्ट हुई, लेकिन एक एट्रियल इम्पल्स, 5 में से 4 तो हुई लेकिन 5वीं इम्पल्स
फिफ्थ इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो पाई एसए नोड से एवी नोड में. सो इन दिस कंडीशन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर डिलेड फर्दर एंड फर्दर विद ईच हार्ट बीट अंटिल अ बीट इज स्किप्ड एंटायरली. सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डिले होती जाती हैं और डिले होती जाती हैं जब तक कि एक बीट जो है एंटायरली स्किप नहीं हो जाती. Each atrial impulse takes a longer time for conduction than the one before until one impulse is fully blocked. The PR इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, the PR interval gets longer and longer until a QRS complex disappears. अब ये यहाँ पे आप सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक का डायग्राम देखें. सो ये क्या है, ये पी वेव के बिगनिंग से और QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग तक क्या होता है, PR इंटरवल होता है. सो ये PR इंटरवल इतना है. अब नेक्स्ट पी वेव से क्या है, जो PR इंटरवल है वो थोड़ा और, अब ये इतना था PR इंटरवल और ये इससे थोड़ा बड़ा है लेंथ में. अब ये जो PR इंटरवल है, नेक्स्ट PR इंटरवल ये और बड़ा है. और जो नेक्स्ट PR इंटरवल है, अब ये P है, अब यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, मिसिंग है और दोबारा से ये P वेव आ गई. सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या होता है कि जो PR इंटरवल है वो लॉन्गर एंड लॉन्गर होता जाता है जब तक कि एक QRS कॉम्प्लेक्स मिसिंग नहीं हो जाता और दोबारा से साइकिल रिपीट हो जाती है. अब ये P दोबारा से QRS कॉम्प्लेक्स, तो ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगी. So PR interval gets longer and longer until a QRS complex disappears. So QRS complex यहाँ पर है ही नहीं. तो क्या हुआ कि 3 impulses तो रिसीव कर ली AV नोड से, एट्रिया से impulses वेंट्रिकल्स में 3 impulses तो रिसीव हो गए, लेकिन फोर्थ वन क्या हो गई, मिसिंग हो गई. फोर्थ इम्पल्स को वेंट्रिकल्स रिसीव नहीं कर पाए, जिससे क्या हुआ, एक बीट स्किप हो गई, QRS कॉम्प्लेक्स स्किप हो गया एंड द साइकिल रिपीट इटसेल्फ. इसमें क्या होगा, क्योंकि पी वेव तो प्रेजेंट है हर बार. सो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन. तो एट्रियल रेट तो नॉर्मल है, लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, 3 बार तो है, फोर्थ टाइम तो QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है. सो QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेंट्रिकुलर रेट के इसमें क्या होगा, लो होगा एज कंपेयर टू एट्रियल रेट. रिदम इसमें क्या होगी, इरेगुलर रिदम होगी. अभी आप देख रहे हैं PR इंटरवल क्या है, नॉर्मल नहीं है, एक छोटा है और उससे लॉन्ग है, दूसरा थर्ड PR इंटरवल उससे भी लॉन्ग है. तो रिदम क्या है, रेगुलर नहीं है. एट्रिया तो रेगुलर है, वेंट्रिकुलर रेगुलर नहीं है, तो रिदम इरेगुलर है. PP इंटरवल, PP मीन्स P वेव से P वेव का जो ये इंटरवल है ये क्या है, ये रेगुलर है. RR इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम द RR इंटरवल दैट इज लॉन्गेस्ट. सो ये R है, ये R है. इस R इंटरवल से इस R इंटरवल का जो लेंथ है वो क्या है, लॉन्ग है. सो अगर हम लॉन्गेस्ट से देखें तो आगे क्या है, RR इंटरवल का जो साइज है वो शॉर्ट होता जाएगा. सो अगर हम नेक्स्ट साइकिल देखें, सो नेक्स्ट साइकिल सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सो ये RR इंटरवल छोटा छोटा और छोटा होता जाएगा. सो RR इंटरवल अगर हम लॉन्गेस्ट से स्टार्ट करें, सो RR इंटरवल शॉर्ट होता जाएगा. देन PQRS रेशो, अब P वेव यहाँ पे ये क्या है, ये 3:1 है. 1 P वेव, सेकेंड P वेव, थर्ड P वेव, फोर्थ P वेव, ये 4:1 है, 4:3 सॉरी. सो ये 4 P वेव है यहाँ पे और QRS कॉम्प्लेक्स कितनी है, 3. ये यहाँ तक हम देख रहे हैं क्योंकि ये तो नेक्स्ट साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो गई. यहाँ तक हम क्या देख रहे हैं कि ये फर्स्ट P वेव, सेकेंड P वेव, थर्ड P वेव, फोर्थ P वेव, 4 P's है, लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, 1, 2, 3 ही है. तो ये 4:3 है रेशो यहाँ पे. ऐसे भी हो सकता है कि 3:2 रेशो हो जहाँ पे 3 P वेव्स हो और 2 कॉम्प्लेक्स हो. 5:4 भी हो सकता है, 5 P वेव्स और 4 QRS कॉम्प्लेक्स. सो ये है मोबिट्स टाइप 1, जिसमें क्या होता है कि कंडक्शन जो है एट्रिया से वेंट्रिकल से डिले होती जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि एक जो बीट है वो स्किप हो जाती है. एक QRS कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर देख सकते हैं एब्सेंट है. देन आता है ट्रीटमेंट ऑफ मोबिट्स टाइप 1. अगर तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो कोई भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है. सिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए हम यूजुअली क्या देते हैं, या फिर एट्रोपिन दे सकते हैं या फिर टेम्पररी पेसिंग प्रोवाइड करते हैं. उसको टेम्पररी पेसिंग इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि वो पर्सन को टेम्पररी हेल्प करती है, लेकिन अल्टीमेटली पेशेंट को क्या देते हैं, परमानेंट पेसिंग या फिर परमानेंट पेसमेकर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं.
देन है सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक का सेकेंड टाइप, जो कि क्या है, टाइप 2 और मोबिट्स टाइप 2। इसमें क्या होता है, ओनली सम ऑफ द एट्रियल इंपल्सेस आर कंडक्टेड थ्रू द एवी नोड। टाइप 2 मोबिट्स टाइप 2 और मोबिट्स टाइप 1 जो सेकेंड डिग्री के, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसमें बस थोड़े से चेंजेस हैं, वो हम अभी देखते हैं इनमें चेंजेस क्या हैं। ओनली सम ऑफ द एट्रियल इंपल्सेस आर कंडक्टेड थ्रू द एवी नोड इनटू द वेंट्रिकल्स। उसी की तरह टाइप 1 की तरह इसमें भी सारी एट्रियल इंपल्सेस कंडक्ट नहीं होती, कुछ ही इंपल्सेस कंडक्ट होती हैं। सो हमने एक और बात नोटिस करना, जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक था उसमें सारी के सारी इंपल्सेस कंडक्ट हुई थी एसए नोड से एवी नोड में, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। हमने सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक पढ़ा, सेकेंड डिग्री के टाइप 1 में हमने पढ़ा कि कुछ इंपल्सेस ट्रांसफर हुई, सपोज 4:3 है तो 3 इंपल्सेस ट्रांसफर हुई, लेकिन 4th इंपल्स ट्रांसफर नहीं हुई। ऐसे ही जो सेकेंड डिग्री का टाइप 2 है, मोबिट्स टाइप 2, इसमें भी कुछ इंपल्सेस एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर होती हैं और सम इंपल्सेस ट्रांसफर नहीं हो पाती। सो ब्लॉक टिपिकली अकरिंग एट ईदर द बंडल ऑफ हिज और बंडल ब्रांचेस। इसमें क्या होता है, अब ये हार्ट का हमें अगेन एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एसए नोड, ये एवी नोड, ये बंडल ऑफ हिज यहाँ पे, और ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये बंडल ब्रांचेस हैं, और ये पर्किंजे फाइबर्स हैं सपोज। सो फर्स्ट डिग्री में क्या हुआ था, एवी ब्लॉक में कंडक्शन में प्रॉब्लम थी। सेकेंड डिग्री का जो टाइप 1 है उसमें भी जो एवी नोड है उसमें कंडक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब जो सेकेंड डिग्री का टाइप 2 है, मोबिट्स टाइप 2, उसमें क्या है, या फिर तो बंडल ऑफ हिस में प्रॉब्लम है, 20% बंडल ऑफ हिस में, और ये जो राइट बंडल ब्रांच है और लेफ्ट बंडल ब्रांच है इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कितनी हो सकती है, 80% प्रॉब्लम। सो 80% या तो बंडल ब्रांचेस में प्रॉब्लम है, 20% केसेस हम किस में देखते हैं, जिसमें बंडल ऑफ हिस में प्रॉब्लम है, जिसमें मोबिट्स टाइप 2 अगर है तो। So PR interval consistent normal PR interval duration with intermittently dropped QRS complexes due to failure of conduction। टाइप 1 में क्या था, जो PR इंटरवल था वो नॉर्मल, डिले थोड़ा लॉन्ग हो रहा था, और लॉन्गर हो रहा था, और ज़्यादा लॉन्गर हो रहा था, और अल्टीमेटली एक QRS कॉम्प्लेक्स स्किप हो रहा था। लेकिन सेकेंड डिग्री और मोबिट्स टाइप 2 में क्या होगा, PR इंटरवल जो है कंसिस्टेंट रहेगा, और जो PR इंटरवल की जो ड्यूरेशन है वो भी कंसिस्टेंट रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं, पी वेव यहाँ से स्टार्ट है और QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ से स्टार्ट है। सो ये जो PR इंटरवल है ये यहाँ पर भी नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल है। सो PR इंटरवल क्या है, कंसिस्टेंट है और नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर भी ये P वेव नेक्स्ट P वेव, और यहाँ पे एक QRS कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, दोबारा से P वेव आ गई। सो यहाँ पर भी एक QRS कॉम्प्लेक्स ड्रॉप होता है, लेकिन जो PR इंटरवल है वो नॉर्मल रहता है। वेंट्रिकुलर रेट क्या है, लोअर है एट्रियल रेट से। ऑफ कोर्स वेंट्रिकुलर क्या है, QRS किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर रेट को। तो एक QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन P वेव तो नॉर्मली प्रेजेंट है, P वेव तो मिसिंग नहीं है। तो एट्रियल रेट नॉर्मल रहेगा, लेकिन वेंट्रिकुलर रेट एट्रियल रेट से क्या रहेगा, लो रहेगा। एट्रियल रेट कौन कंट्रोल कर रहा है, एट्रियल रेट एसए नोड कंट्रोल कर रहा है, तो एसए नोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेंट्रिकुलर रेट जो एवी नोड आगे कंट्रोल कर रहा है उसमें प्रॉब्लम आने के कारण, कंडक्शन में प्रॉब्लम आने के कारण आगे वेंट्रिकल्स का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। वेंट्रिकल्स एट्रिया से और ज़्यादा स्लो रेट पे बीट करेंगे। एट्रिया में भी नॉर्मल जो 60 to 100 बीट्स है उस पर बीट कर सकता है, वेंट्रिकुलर में भी 40 बीट्स और उससे कम पर बीट कर सकते हैं। सो बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एट्रियल और वेंट्रिकुलर रेट में। देन है रिदम, रिदम क्या रहेगी, इरेगुलर या फिर रेगुलरली इरेगुलर। सो रिदम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P वेव नॉर्मल है, लेकिन QRS जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर मिसिंग है। सो जो रिदम रहेगी वो इरेगुलर रहेगी। 3:1 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है, टाइप 1 की तरह कि 4 P वेव है और 3। सो इसमें भी रिदम रेगुलरली इरेगुलर रह सकती है। द इंटरमिटेंट ड्रॉपिंग ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्सेस टिपिकली फॉलोज अ रिपीटिंग साइकिल ऑफ एवरी थर्ड 3:1 ब्लॉक और फोर्थ 4:1 ब्लॉक P वेव। सो ये जो साइकिल है ये रिपीट हो सकती है। मोर P वेव्स प्रेजेंट देन QRS कॉम्प्लेक्सेस, P वेव्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगी QRS कॉम्प्लेक्सेस से। QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, नॉर्मल भी हो सकता है, 0.12 सेकेंड्स का भी हो सकता है, ये 0.12 सेकेंड का, या फिर ब्रॉड भी हो सकता है, 0.12 सेकेंड से ज़्यादा ग्रेटर का भी हो सकता है। इफ़ कंडक्शन फेलियर डिस्टल टू बंडल ऑफ हिज, अगर कंडक्शन फेलियर ये बंडल ऑफ हिज से डिस्टेंस पे है, यहाँ पर कहीं कंडक्शन फेलियर है, तो जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो ब्रॉड होगा। PQRS रेशो,
P से QRS रेशो कैसे हो सकती है, 3:2, 4:3, 5:4। सेम यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं क्या, ये P वेव है, 1 P वेव, सेकेंड P वेव, थर्ड P वेव और ये फोर्थ P वेव। सो ये क्या है, और QRS कितनी है, 1, 2, 3। सो ये क्या है, 4:3 है। सो P QRS रेशो क्या हो सकती है, 4:3, 3:2 भी हो सकती है, 3 P वेव और 2 QRS कॉम्प्लेक्स, 5:4 भी हो सकती है, एंड सो फोर्थ। देन है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है, टेम्पररी पेसिंग फॉर नाउ, मतलब जब तक परमानेंट पेस मेकर नहीं डलता पेशेंट में, टेम्पररी पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन क्या है, परमानेंट पेस मेकर। देन है थर्ड डिग्री या फिर कंप्लीट एवी ब्लॉक। कंप्लीट एवी ब्लॉक में क्या होता है, थर्ड डिग्री या फिर कंप्लीट एवी ब्लॉक अकर व्हेन नो एट्रियल इम्पल्स इज कंडक्टेड थ्रू द एवी नोड इनटू द वेंट्रिकल ड्यू टू कंप्लीट फेलियर ऑफ कंडक्शन। सो अगेन हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो ये ऐसे नोड है, ये एवी नोड, ये बंडल ऑफ हिज, ये राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, एंड देन ये अगेन परकिंजे फाइबर्स। सो ऐसे नोड से इम्पल्सिस जनरेट हुई, लेकिन एवी नोड ने कोई भी इम्पल्स ऐसे नोड से जो एट्रियम है उससे कोई भी इम्पल्स रिसीव नहीं करी एवी नोड ने, ना ही आगे कोई इम्पल्स वेंट्रिकल्स में पास हुई। तो हमें पता है ये क्या हो गया, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, इसलिए इसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। लेकिन हार्ट के जो मसल है, हार्ट का जो पार्ट है, सारा जो हार्ट है वो अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भी जनरेट करता है। सो यहाँ पर एवी नोड क्या है, सेकेंडरी पेसमेकर। सो ये अपना खुद के इम्पल्सिस अब जनरेट कर रहा है। सो ये वेंट्रिकल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये अपनी खुद की इम्पल्सिस जनरेट कर रहे हैं। सो ये खुद की इम्पल्स जो जनरेट करेगा वेंट्रिकल, ये क्या करेगा, बहुत स्लो हार्ट रेट होगा इसका। एवी नोड का जो हार्ट रेट है बहुत स्लो होता है। सो ये 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस डिग्री का हार्ट ब्लॉक है और कहाँ पर प्रॉब्लम है और कितनी सीवियरिटी की प्रॉब्लम है। टिपिकल ईसीजी फाइंडिंग्स, इसमें क्या होगा, पी वेव्स भी प्रेजेंट होगी, QRS कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होगा, लेकिन P और QRS कॉम्प्लेक्स में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। एट्रिया और वेंट्रिकल्स का आपस में कोई भी एसोसिएशन नहीं है, रिलेशन नहीं है। एट्रिया अपनी P वेव जनरेट कर रहा है और वेंट्रिकल्स अपना QRS कॉम्प्लेक्स अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, एवी डिसोसिएशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये P वेव्स प्रेजेंट है, इनके बीच में कोई भी QRS कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये P वेव अपनी जनरेट हो रही है और ये QRS कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ये एक P वेव यहाँ पर आ गई। सो P वेव तो अपना नॉर्मल जनरेट हो रही है। सो ये P वेव जनरेट हो रही है नॉर्मल। एट्रिया अपना नॉर्मली रिदम, इनकी जो नॉर्मल है रेट, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो स्लो है, स्लोअर है। उनका जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो, क्योंकि जो वेंट्रिकल रेट है वो स्लो है, तो QRS कॉम्प्लेक्स भी अपनी स्लोअर जनरेट हो रहे हैं, अलग ही जनरेट हो रहे हैं, इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है P वेव से। रिदम इसमें क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी, मोस्टली इरेगुलर। रिदम जो है इरेगुलर भी हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती है, साइनस रिदम भी हो सकती है। देन रेट, वेंट्रिकुलर रेट ऑफ कोर्स एट्रियल रेट से स्लोअर होगा, QRS कॉम्प्लेक्स आपको कम देखने को मिलेंगी। PP इंटरवल एंड RR इंटरवल रेगुलर, एक P वेव से दूसरी P वेव के बीच का जो इंटरवल है वो रेगुलर रहेगा, क्योंकि जो एट्रिया है वो तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। RR इंटरवल रेगुलर रहेगा, बट द PP इंटरवल इज नॉट इक्वल टू RR इंटरवल। जो R इंटरवल है ये आप देख रहे हैं, ये भी रेगुलर है, ये कांस्टेंट है। लेकिन PP इंटरवल और RR इंटरवल के बीच का कोई कनेक्शन ही, ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। PR इंटरवल क्या रहेगा, इरेगुलर रहेगा। सो PR जो PR इंटरवल है, जो P वेव से स्टार्ट होकर QRS कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होता है, P वेव की बिगनिंग से QRS कॉम्प्लेक्स की बिगनिंग तक, वो भी क्या रहेगा, इरेगुलर रहेगा। QRS कॉम्प्लेक्स नैरो भी हो सकते हैं, ब्रॉड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ एस्केप रिदम। अब इसको एस्केप रिदम क्यों कहते हैं, क्योंकि एट्रिया तो अपना जनरेट कर रहा है और वेंट्रिकल कोई भी रिदम जो है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो एट्रिया से रिसीव नहीं कर रहा, तो वेंट्रिकल क्या हो गए, एस्केप हो गए। अब ये अपनी खुद की रिदम जनरेट कर रहे हैं, इसलिए इसको एस्केप रिदम बोलते हैं। मोर P वेव्स देन QRS कॉम्प्लेक्स, क्योंकि P वेव्स तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एट्रिया तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए P वेव तो नॉर्मली आ रही है। लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स क्योंकि वेंट्रिकल स्लो रेट पे हो रहे हैं, इसलिए जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही स्लो है, कम है P वेव से कंपैरिजन में। इसका ट्रीटमेंट क्या है, पेसमेकर। ऑफ कोर्स इसका ट्रीटमेंट ओनली है परमानेंट पेसमेकर। जब तक परमानेंट पेसमेकर पेशेंट को नहीं डलता, टेम्पररी पेसिंग हो सकती है, और इसमें पेशेंट क्या है, वेंट्रिकुलर स्टैंड स्टिल या फिर सडन कार्डियक डेथ होने के भी चांसेस हैं।
So that's all for heart block. I hope you understood this video. Thank you for watching.